सो हाय गाइस, फ्लूइड डायनामिक्स हम चैप्टर 7 का थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस वीडियो में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मैं लगाऊँगा और बहुत तेज़ी से मैं थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा जो मुझे लगेगा आपको बताना चाहिए। कुछ चीज़ों को मैं डायरेक्ट बताते हुए आगे बढ़ूँगा। तो प्लीज़ जो थ्योरी लेक्चर मैंने बनाया है उसको देख लें, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए। अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है कहीं बहुत जगह, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टाइम भी कम होता है और इतने में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने होते हैं। तो कुछ चीज़ों को मुझे लगेगा इसको एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। बट मैक्सिमम चीज़ें जो मैं ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ और थ्योरेटिकल बेस पे हैं, वो सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ टॉपिक्स वगैरह में आपको दिक्कत वगैरह है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो। कोई डाउट्स वगैरह होता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो चलिए लेट नहीं करते हो, जल्दी से शुरू किया करते हैं। ऑल द टर्म्स ऑफ एनर्जी, पहला क्वेश्चन है फ्लूइड डायनामिक्स का। ऑल द टर्म्स ऑफ एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वर्क, मास और लेंथ। किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, बर्नौलीज का। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको? बर्नौलीज इक्वेशन लिखना है। सो क्या था हमारा बर्नौलीज इक्वेशन? याद कीजिए, दैट इज पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये पूरा का पूरा जो टर्म्स है ना गाइस बर्नौलिस का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पूरा का पूरा जैसे आपका ये पाइप है, ठीक है, इसी पाइप में तो फ्लो हो रहा है ना, इसी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो ये डिपेंड करेगा पाइप कितनी बड़ी है, पाइप का लेंथ क्या है, ये सब चीजों पे बाकी सारे टर्म्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन डी आपका लेंथ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजप्शन ऑफ बर्नौलिस थ्योरम इज नॉट करेक्ट। आपको मैंने बर्नौलिस के एजप्शन बताया था और उसमें जो ऑप्शन सी है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी जो है वो चीजें सही लिखी गया है। हमने एजप्शन लिया था फ्लो शुड नॉट बी अनस्टडी, ये भी हमने एजप्शन लिया था। फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, हमने एजप्शन लिया था। द फ्लूइड शुड बी कंप्रेसिबल, हमने ये नहीं, हमने एजप्शन लिया था फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, हमने ये लिया था, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। अगला देखते हैं। ईच टर्म ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन डब्ल्यू, दैट इज वेट रोजी, ठीक है, और स्पेसिफिक वेट तो रोजी से लिखते हैं ना, वी स्क्वायर टू जी प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट हैज यूनिट, कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है, मीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लिक्विड फ्लो फ्रॉम लो लेवल Z1, ठीक है, ये लिखता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ पॉइंट 1, ठीक है। तो ये मैंने डेटम बनाया, डेटम से इसकी जो 1 है, इसका हाइट Z1 है और इस Z1 की जो प्रेशर है वो P1 है और ये अपर जोन है, या इधर की ओर फ्लो, हमारा इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और डेटम से इसकी जो हाइट है, डेटम से इसकी जो हाइट है वो है Z2 और जो प्रेशर है यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे वो है P2। तो अपन क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक में कि कोई भी एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो चाहे काइनेटिक हीट एनर्जी हो, हमेशा वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हायर होगा 1 और ये लोअर होगा, तो P1 क्या होगा? P1 इज ग्रेटर देन P2। यहां से देखोगे आप P1 इज ग्रेटर देन P2, तो कौन सा ऑप्शन सही सही दिख रहा है यहाँ पे? तो देखोगे आप ये ऑप्शन, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। P दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2। और Z से रिलेटेड किया जाए तो Z2 इज ग्रेटर देन Z1, ये है। बट यहाँ पे देखो उल्टा लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओनली दिस ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस इक्वेशन कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन दिख रहा है, डेट इज जेड प्लस पी डब्ल्यू। डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वेट एंड दिस वैल्यू इज रो जी, ठीक है। और यही इक्वेशन है बर्नौलिस का, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये चीजें पूछी गई है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है इस तरीके से क्वेश्चन। क्या है? वाटर फ्लो अप अ टेपर्ड पाइप, इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से एग्जिट हो रहा है, फिगर में देख सकते हो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन? ये एच मैनोमीटर में जो मर्करी का डिफ्लेक्शन है वो आपको कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज दिया हुआ है 126 लीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शन इन द पाइप कैन बी कंप्लीटली निग्लेक्टेड, ओके, फ्रिक्शन निग्लेक्ट कर देना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी अपन इसको करने की कोशिश करते थे कि डिस्चार्ज दे रखा गया है, ठीक है। डिस्चार्ज दे रखा गया है, Q इज इक्वल टू क्या होता है डिस्चार्ज, ये अगर सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, दोनों पे जो डिस्चार्ज होगा क्या होगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये डिस्चार्ज हमारा, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 126 लीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी 1 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा? 126 अपॉन A1, ठीक है। और यहाँ से V2 हो जाएगा 126 अपॉन A2,
ओके, तो यहाँ का जो एरिया है सेक्शन 1 है तो इसकी एरिया क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर सेक्शन है ना, पाइप है तो वो आर कितना 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 0.3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप A1 की जगह पे पाई 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A2 की जगह पे एरिया लिख सकते हैं आप पाई, और 0.3 15 है ना, तो 0.15 का होल स्क्वायर, ये हो गया एरिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V1 जो वेलोसिटी 1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और जो वेलोसिटी V2 पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसकी आ जाएगी दैट इज 7.13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया V1, ये आ गया V2, ठीक है, इतना हो गया। ये वेलोसिटी वाला काम तो हमारा डिस्चार्ज का जो क्वेश्चन मुझे डिस्चार्ज दिया था उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मैनोमीटर का एग्जांपल लीजिए, मैनोमीटर का कैलकुलेट करना है तो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जहाँ पे सेम फ्लूइड होगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया, यहाँ भी मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ m और मैं दिस इज n। तो सेम फ्लूइड होने की वजह से दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, प्रेशर एट m जो होगा वही होगा प्रेशर एट n पे, ठीक है। तो m पे प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है, m पे प्रेशर क्या हो रहा है P1, क्योंकि एरिया सेक्शन 1 से कंसीडर है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वही एक्ट हो रहा होगा इस पे, तो P1 एक्ट हो रहा होगा इस पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे P1 एक्ट हो रहा होगा, साथ में क्या एक्ट हो रहा है, रो जी एच एक्ट हो रहा होगा। रो जी एच क्या लेंगे यहाँ पे, x प्लस एच, यहाँ पे ले लेंगे h प्लस एक्स, ये हो गया रो जी, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्लियर है, विच इज इक्वल टू अब इस पॉइंट के n पे क्या एक्ट हो रहा है, n पे क्या एक्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से, पहले तो n पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पे एक तो ये जो मरकरी कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक का जो मरकरी कॉलम है इसकी वजह से एक प्रेशर एक्ट हो रहा है। तो पहली बात तो ये P2 जो एक्ट हो रहा है, P2 के बाद यहाँ से इस टॉप लेवल तक का जो है डेट इज कितना है 0.8 प्लस एक्स, रो किसका, वाटर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो जी प्लस यहाँ से यहाँ तक का मरकरी है, तो इसको लिख देंगे हाइट क्या है एच मरकरी जी, एच रो जी, ठीक है, मर्क्यूरी का। और यहाँ भी अपन जब बात कर रहे थे ये डेंसिटी किसका है, वाटर का डेंसिटी है। इस तरीके से करना है आपको। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो P1 P2 को इधर ले आता है तो माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो x वाला टर्म तो कट जाएगा, x वाला टर्म ये जो ब्रैकेट ओपन करके कट जाए, 0.8 वाले को मैं इधर ले आता हूँ तो 0.8 डेंसिटी वाटर का, और g हो जाएगा h उधर चला जाएगा, h वाटर का, और वो तो h कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या करना है, डेंसिटी अब सारी वैल्यू पुट कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान में देखिए हमें एच यही तो हेड निकालना है, तो डेंसिटी मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6, वाटर का 1000, जी को 10 पुट कर दीजिए, एच को रहने दीजिए, यहाँ भी 0.8 डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और जी तीनों को करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 8,330 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा H निकल जाएगा। अब P1 माइनस P2 ये जो कहाँ से निकालें, तो हम बर्नौलीज का हेल्प लेते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो 1 और 2 दोनों पॉइंट पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 यहाँ पे क्या ले लूं, चलो लिख देता हूँ पहले Z1 विच इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, अगेन है ना, 1 एंड 2 सेक्शन पे मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया। देखिए अब यहाँ का जो यही हम डेटम पॉइंट हमारा यही है इसके लिए, तो Z1 की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0, तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.8, Z2 की वैल्यू हो जाएगी 0.8, ठीक है, ये हो गया। V1 आपकी वेलोसिटी हम निकाल ही चुके हैं, V2 हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। P1 P2 तो एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से आपका पूरा सॉल्व कीजिएगा, P1 माइनस P2 की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी दैट इज 3164
8.85 पास्कल के आसपास आ जाएगा। अब ये जो P1 माइनस P2 की जो वैल्यू है, इसको आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको h मिल जाएगा और h का वैल्यू जो आएगा लगभग 19.28 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। बस खत्म काम, इतना ही करना ही है क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7.7। द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर्ड द नेवियर स्टोक इक्वेशन। जनरली नेवियर स्टोक मैंने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया, मैंने आपको यूलर्स पढ़ाया, मैंने आपको बर्नौलिस पढ़ाया, नेवियर स्टोक नहीं पढ़ाया। थोड़ा गेट लेवल की स्टडी करोगे ना तब आता है नेवियर स्टोक, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट में पढ़ोगे। ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जनरली जो नेवियर स्टोक जो इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करता है वो पूछ रहा है, तो ये डिपेंड करता है, याद रख लीजिएगा आप, ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है नेवियर स्टोक, ठीक है। लेमिनार फ्लो या पाइप थ्रू फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो उसमें ये आएगा, तब अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अगला देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिजल्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, ठीक है। और बर्नौलिस इक्वेशन किस पे काम करता है? बर्नौलिस इक्वेशन काम करता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। याद रखिए, कंटिन्यूटी काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। According to Bernoulli's principle in fluid dynamics, for inviscid flow, increase in speed of fluid leads to which of the following? Decrease the pressure। जानते हैं फ्लूइड इस तरीके से हो रहा है तो एरिया क्या हो रहा है, कम होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से बर्नौलिस के अकॉर्डिंग प्रेशर डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस इन प्रेशर एंड डिक्रीजेस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7.10 देखते हैं, फ्लूइड फ्लो इन a straight circular pipe is typically laminar in nature when the Reynolds number is less than 2300, ठीक है। तो ये लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे ना तब ये टर्म आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, याद रख सकते हो अभी फिलहाल। यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ लिक्विड एज्यूम्स दैट, यूलर्स इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ लिक्विड क्या एज्यूम करता है? फ्लूइड इज विस्कस, फ्लो इज अनस्टेडी अलोंग विथ स्ट्रीम, फ्लूइड इज होमोजेनस एंड इनकम्प्रेसिबल। ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अपन ने जब यूलर्स इक्वेशन पढ़ाया था तभी बताया था आपको। इनकम्प्रेसिबल मतलब देयर विल बी नो विस्कोसिटी, इनविसिड फ्लो, इनकम्प्रेसिबल वाटर का यूज करते हैं तो वाटर वैसे भी इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेस इन द केस ऑफ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इज कंटिन्यूअस स्ट्रीम। अब कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होने की वजह से जो एनर्जी यहाँ पे थी वही एनर्जी यहाँ पे होगी, क्योंकि कंप्रेस तो हो नहीं रहा है, तो इट रिमेन कांस्टेंट। नॉर्मल डेप्थ in open channel flow is the depth of flow corresponding to, normal depth in open channel flow is the depth of flow corresponding to steady flow, laminar flow, unsteady flow या uniform flow। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, व्हाट्स योर, बताइए इसका आंसर। यस, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। अगला देखते हैं 7.14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। तो बर्नौलिस के लिए क्या क्या एजम्पशन हमने लिया था? देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट द ग्रेविटी फोर्स, हम मानते हैं। देयर इज लॉस ऑफ लिक्विड व्हेन फ्लोइंग, हमने ये एजम्पशन तो नहीं माना था। तो इसका जो ऑप्शन, जो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, बी और सी जो लिखा गया ये टर्म यही एजम्पशन है हमारा बर्नौलिस का, मैंने बताया था आपको। द पर्पस ऑफ सर्च टैंक का काम क्या होता है? ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। To control the pressure variation due to rapid change in pipeline flow, to eliminate water hammer possibility, to regulate flow of water to turbine by providing necessary retarding head of water। यही तो होता है हमारा सर्ज टैंक का। अच्छा, जब हम टरबाइन पढ़ेंगे उस टाइम पे आएगा सर्ज टैंक, तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, द फ्लूइड फोर्सेस कंसीडर इन नेवियर स्टोक इक्वेशन, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कॉस। बर्नौलिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज, all the option are, अच्छा, Bernoulli's equation cannot be applied for rotation, turbulent and unsteady, but generally Bernoulli's equation all the option are correct। ये यहाँ भी Bernoulli's equation यहाँ ये तीनों में अप्लाई नहीं होता है। Bernoulli's equation जनरली हम इरोटेशनल फ्लो में अप्लाई करते हैं, लेमिनार फ्लो के लिए यूज करते हैं और स्टडी स्टेट फ्लो में यूज करते हैं, ठीक है। तो Bernoulli's equation deals with the law of conservation of energy, जैसे कि मैंने आपको बताया था। The fluid forces consider the Navier-Stokes gravity, pressure and viscous। रिनॉल्ड्स नंबर इज सिग्निफिकेंट इन, आगे हम डिस्कस करेंगे रिनॉल्ड्स नंबर के बारे में, फिलहाल अभी तो हमने रिनॉल्ड्स नंबर पढ़ा नहीं है, तो बता देते हैं आंसर, ऑप्शन बी ये इसका आंसर हो जाएगा। फुल्ली इमर्स्ड और कंप्लीटली अनक्लोज्ड फ्लो एज अ पाइप, एयरक्राफ्ट विंग एंड नोजल एक्सेट्रा। बर्नौलिस थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोज, एनी फ्लूइड फ्लो फॉलोज बर्नौलिस न्यूटन कंटिन्यूटी। या जल्दी इसका आंसर तो आपको एक बार में देना चाहिए, दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
यस, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? स्टडी फ्लो के लिए होता है, बताया अभी थोड़ी देर पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टॉर्क होता है, ठीक है आंसर। व्हेन अ लिक्विड रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वर्टिकल एक्सिस एज अ रिजिड बॉडी, द प्रेशर इंक्रीज लिनियरली एज द रेडियल डिस्टेंस। व्हेन अ लिक्विड रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगल, जैसे कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है, और ये अगर वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम इसको रोटेट कर देंगे, वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम रोटेट कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा बीच में से प्रेशर क्या होगा, इस तरीके से हमारा बनने लगेगा, इस तरीके से बनने लगेगा। सेंटर पे प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इस तरीके से फिर यहाँ से लिक्विड बाहर निकलने लगेगा। यही फंडा है। तो व्हेन अ लिक्विड रोटेट एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, okay, where the angular velocity will be constant about a vertical axis as a rigid body, the pressure, अपन ने ये पढ़ा था रिजिड बॉडी का मोशन, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर विल बी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, द प्रेशर वेरीज एज स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, प्रेशर वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस। ये टॉपिक मैंने चैप्टर 6 या चैप्टर 5 पढ़ाया था, चैप्टर 5 पढ़ाया था, उसका टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। द राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल, इसी की बात कर रहा है। रिवॉल्विंग सिलेंडर एज कंपेयर टू डिप्रेशन एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल, इनिशियल लेवल से और फिर रोटेट जब स्टार्ट करोगे तो क्या इस तरीके से डेप्थ बनता जाता है, और साइड से पानी हमारा बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल से क्या हो जाएगा, पहले जो था, फिर जब रोटेट करोगे तो उससे क्या हो रहा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम होगा, ठीक है। द राइस ऑफ लिक्विड अलोंग द सेम वॉल, जिधर से जितना ये ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही तो ये नीचे की ओर जाएगा, इट विल बी सेम। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वॉर्टेक्स फ्लो, वॉर्टेक्स फ्लो के लिए कौन सा, वॉर्टेक्स फ्लो हैज अ लीनियर वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। द राइस ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर अबव द इनिशियल लेवल, क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर? अभी हम कितने, इट विल बी सेम एज द डिप्रेशन, जितना ज्यादा डिप्रेस होगा बीच में उतना ही साइड से उठेगा ऊपर की ओर। इज द फ्री वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और फ्री वॉर्टेक्स मोशन की बात करेंगे तो द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओनली, ओनली थ्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यस, ओनली थ्री, that is inversely proportional to 1 upon r, ठीक है। which is the Bernoulli's equation applicable between any two point in a flow field, क्या हो जाएगा? yes, the flow is steady, incompressible और irrotational होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था। which one of the following statement is correct while using boundary layer equation, Bernoulli's equation should be, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्नौलीज थ्योरम फॉर फ्लूइड फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस, बर्नौलीज इक्वेशन इस पे भी स्टडी फ्लो पे काम करता है, विस्कस पे काम नहीं करता, इनकम्प्रेसिबल फ्लो पे काम करता है। तो 1 2 और 4, 1 2 ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, फ्लो मेजरमेंट डिवाइस पे हम लोग आ गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी करने हैं गाइस। फ्लो मेजरमेंट, पिटोट ट्यूब, क्या बताया था मैंने? पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, पिटोट ट्यूब हम वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। बाकी के जो है वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, वो सब हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप व्हेन पाइप इज इन एनी पोजीशन, ये चीज भी मैंने आपको बताया था जब वेंचुरी मीटर पढ़ाया था। ओरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो को ही डिस्चार्ज कहते हैं, ठीक है। इन पिटोट ट्यूब द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट इज रिड्यूस टू जीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट, बताया था आपको मैंने। फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर से ज्यादा का अगर पाइप है तो वहां पे हम वेंचुरी ना यूज करके ऑरिफिस प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। वेंचुरी का बहुत काफी कॉस्टली पड़ेगा बनाना वहां पे। इन अ पिटोट ट्यूब एट द स्टैग्नेशन पॉइंट, पिटोट ट्यूब एट द स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? एट स्टैग्नेशन पॉइंट ऑल द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड, ठीक है। ऑल द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वेलोसिटी हेड क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना, कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर इज एल एंड हाइट h1, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वायर इज h, फ्लो रेट ओवर द नॉच, नॉच की बात कर रहा है गाइस। ये टॉपिक अभी फिलहाल तो हमने पढ़ा नहीं, अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे नॉचेस के बारे में, तब आएगा। फिलहाल इसका आंसर अभी के लिए आप सी ऑप्शन टिक कर सकते हो, ये होता है वायर में नॉच के लिए डिस्चार्ज, ठीक है।
आगे हम इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विथ रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग वेरीज करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है अपनी वेंचुरीमीटर से कम होती है ऑरिफिस की CD वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी इज कंपैरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज मोर। लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन, ठीक है। देखिए ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, आपको यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, कन्वर्जेंट सेक्शन के बारे में तो आप सर की जानते ही हो। तो जब हम कन्वर्जेंट सेक्शन की बात करते हैं तो अगर लेंथ को आप जितना कम रखोगे, कन्वर्जेंट सेक्शन है ना, इस तरीके का सेक्शन है। कन्वर्जेंट सेक्शन कन्वर्ज इधर फ्लो हो रहा है, जितना कम लेंथ रखोगे तो आपका जो फ्लूइड रेजिस्टेंस है, मतलब दैट इज फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात जो कन्वर्जेंट सेक्शन है उसका लेंथ कम रखना है। लेंथ कम होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगा और फ्लो इजीली निकल जाएगा। दूसरी चीज, जितना ज्यादा कन्वर्ट कर दो, मतलब मैं पूछूं आपसे कि ये वाला कन्वर्जेंट सही है या ये वाला कन्वर्जेंट सही है, अंदर वाला, तो आप कौन सा ऑप्शन कहोगे? यस, अंदर वाला जो कन्वर्जेंट जो ज्यादा कन्वर्ज है सेम लेंथ पे, जो ज्यादा कन्वर्ज होगा, ज्यादा कन्वर इस तरीके से होगा, वो ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लॉस होगा, जो ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा। तो जो कैलकुलेशन है, हमें रीडिंग जो मिलेगा मैनोमीटर से वो रीडेबल होगा, मतलब इजिली हम रीड कर पाएंगे रीडिंग को, ठीक है। तो अपन इस तरीके यूज करते हैं। बट डाइवर्जेंट के केस की अगर मैं डाइवर्जेंट की बात करूं, अगर मैं इस तरीके से डाइवर्जेंट की बात करूं, तो अगर जो वेंचुरीमीटर का जो डाइवर्जेंट सेक्शन होता है तो उसकी लेंथ क्या रखनी पड़ती है, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन में फंस गया कि भैया जो आप वेंचुरी मीटर बनाओगे तो उसका कन्वर्जेंट सेक्शन का लेंथ कम रखना है आपको, ठीक है, लेंथ कम रखना है, क्योंकि और कन्वर्जेंट का ही नहीं, इसका भी लेंथ आपको कम ही रखना है। लेंथ कम रखने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, ये आपने देखा। और दूसरे ही आप डाइवर्जेंट की बात कर रहे हो दूसरे सेक्शन में, तो वहां पे लेंथ ज्यादा रखना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब दुविधा में फंस गया, लेंथ कम भी रखेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, लेंथ ज्यादा रखेंगे तो हमें डिस्चार्ज रेट अच्छा मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो जनरली क्या होता है, अपन दोनों मिला के कन्वर्जेंट सेक्शन का जो लेंथ होता है उससे ज्यादा रखते हैं। डाइवर्जेंट सेक्शन का जो लेंथ होता है, अब हम इक्वल तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए, यहाँ पे हमको लेंथ नहीं चाहिए। कन्वर्जेंट में हमको लेंथ कम चाहिए, डाइवर्जेंट में हमको लेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसा कर तो नहीं सकते। इसलिए क्या करेंगे कि इसका जो लेंथ होगा, डाइवर्जेंट सेक्शन का लेंथ जो होगा वो कन्वर्जेंट सेक्शन से ज्यादा होगा और डाइवर्जेंट से कम होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ, डाइवर्जेंट सेक्शन का जो लेंथ होगा वो कन्वर्जेंट सेक्शन के लेंथ से ज्यादा होगा और डाइवर्जेंट सेक्शन के लेंथ से कम होना चाहिए। तो द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर इज कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज मोर, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, लेंथ ज्यादा होने की वजह से देखो गाइस, डाइवर्जेंट सेक्शन में क्या होता है ना, जब यहाँ से प्रेशर जैसे वाटर एंटर करता है तो यहाँ पे एक बैक फोर्स जनरेट होता है, बैक फोर्स जनरेट होता है एलिमेंट पे। इसकी वजह से जो सेंटर वाले जो पार्टिकल्स है वो तो एडजस्ट कर लेते हैं फ्लो के अकॉर्डिंग, बट जो साइड के पार्टिकल्स है ना, वो इधर बैक फोर्स लगाने की वजह से वो यहाँ पे रोटेट करने लग जाते हैं, यहाँ पे जिसको वाइब्स बोलते हैं, वेव्स बोला जाता है, वो रोटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो होगा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ताकि जितना भी आप चाहोगे ना ज्यादा ज्यादा पार्टिकल आपका यहाँ पे चला जाए, तो आप इसको और बाहर करना चाहोगे, और बाहर करने के लिए आपको लेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें रहती है। द हॉट वायर एनियोमीटर इज यूज टू मेजर गैस वेलोसिटी, के लिए हम यूज करते हैं जनरली हॉट वायर एनियोमीटर, कर लें याद। रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, रोटामीटर फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। कैसा होता है रोटामीटर? इस तरीके का कोनिकल शेप का होता है और यहाँ पे हमारे एक रहता है, इधर से हमारा फ्लूइड एंटर करता है तो ये रोटेट होके अपना वो करता है, ठीक है, इस तरीके से फ्लूइड, रोटामीटर। A current meter is a device used. Current meter is a device for measuring. Yes, it is measuring velocity. The coefficient of discharge of an orifice varies with coefficient of discharge. CD की वैल्यू varies with Reynolds number के अकॉर्डिंग, साथ में ये चेंज होता रहता है। Reynolds number वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी याद रख लीजिए। When venturimeter is inclined, अगर venturimeter inclined है, then for a given flow it will show same reading, कोई दिक्कत नहीं है। वेंचुरीमीटर आपकी स्ट्रेट हो, इंक्लाइंड हो, चाहे वर्टिकल हो, रीडिंग आपका हर केस में सेम ही मिलेगा, कोई उससे लेना देना नहीं है। द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ एन वेंचुरीमीटर इज कंपेरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन इज मोर, अभी हमने डिस्कस किया। ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो, ठीक है।
नाउ इधर आते हैं, इधर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। क्या कह रहा है इधर एक क्वेश्चन, देखिए। The coefficient of discharge, velocity and contraction CD, CV, CC are related as, yes, coefficient of discharge is equal to CC into CV, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये आप फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिलेशन बनता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीसी और सीबी के बीच में, ये याद रखना है। नॉच इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो थ्रू स्मॉल चैनल, ठीक है। तो नॉच जो है वो क्यों यूज करते हैं, बहुत पतली जगह से जब फ्लो होता है ना, तो वहां पे हम इस तरीके का नॉच लगा देते हैं, इस तरीके का नॉच, जहाँ पे बहुत पतला जगह है, वहां से आप फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका फ्लो मेजरमेंट करना रहता है, ये नॉच लगा देते हैं और इस नॉच की हेल्प से हम वहाँ का फ्लो मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इन अ रेडवुड विस्कोमीटर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड एंड कंप्रेशन ऑफ विस्कोसिटी इज डन, ऑप्शन ए एंड डी आर राइट। और रोटामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर मेजरिंग फ्लो बाय अ वेंचुरी मीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन, बता चुका हूँ। इन अ फ्लो फील्ड एट द स्टैग्नेशन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी जीरो, स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी जीरो। Now, if a pump is handling water and is discharge a certain flow Q at a constant total dynamic head requiring a definite bhp, the same pump when handling a liquid of specific gravity this and the viscosity nearly same as of water would discharge will be same quantity of liquid, ठीक है, सेम होगा दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ हॉट वायर एनियोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस, याद रखना। हॉट वायर एनियोमीटर जो यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने, एनियोमीटर यूज करते हैं जनरली वेलोसिटी मेजर करने का, हॉट वायर एनियोमीटर यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करने का, ठीक है। द लोकस ऑफ एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन अ सीरीज ऑफ पिटॉट ट्यूब इज कॉल्ड, यस इट इज कॉल्ड एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है, एनर्जी ग्रेड लाइन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कंपेयर्ड टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी की वैल्यू हमेशा सीडी से ज्यादा होती है, ठीक है, मोर देन। द कंट्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ फ्लो थ्रू ऑरिफिस इन टैंक डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ ऑरिफिस, साइज ऑफ ऑरिफिस एंड हेड इन टैंक, तीनों पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, ऑरिफिस का। द रिडक्शन इन फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड सेक्शन ऑफ द पाइप इज नोन एज वेंचुरी इफेक्ट, क्योंकि आप छोटा कर दे रहे हो ना पाइप को, तो आप रिड्यूस कर दे रहे हो उसके एरिया को, तो वो वेंचुरी इफेक्ट जनरेट करेगा। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप व्हेन पाइप इज एनी पोजीशन, बता चुके हैं कितने बार ये क्वेश्चन। टू स्मॉल orifice A and B diameter 1 centimeter and 2 centimeter है respectively in a place on the side of a tank at depth of H1 and H2 below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, then the ratio of H1 and H2 assuming क्या होगा, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का एक टैंक है, एक ऑरिफिस यहाँ लगा हुआ है, एक ऑरिफिस यहाँ लगा हुआ है। ये हमारा सरफेस का ये वाटर है, वाटर का सरफेस है ये। यहाँ से जो इसका एक हाइट है ये है हमारा H1 और यहाँ से ये बी ऑरिफिस है, इसका हाइट है H2, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर सेम है। डिस्चार्ज की बात किया जाए तो डिस्चार्ज की बात किया जाए एट वन, डिस्चार्ज एट वन Q1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A1V1, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। और वेलोसिटी, ऑरिफिस का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2√2gh, ये हो जाएगा। वैसे ही डिस्चार्ज एट Q2 देखा जाए बी पॉइंट पे तो ये हो जाएगा A2V2, एरिया क्या हो जाएगा π/4 d2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 2gh2, हाँ ये h1, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ऑरिफिस याद होगा ना। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं Q1/Q2 को मैं डिवाइड कर दूं तो π/4 से π/4 कट जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा, ठीक है, 2g से 2g कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा d1 का स्क्वायर/d2 का स्क्वायर और इधर अंदर √h1/√h2, ये बच जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, और Q1/Q2 यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्मॉल ऑरिफिस A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on the side of a tank, depth इतना है,
इफ द डिस्चार्ज थ्रू ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी का डिस्चार्ज अगर इक्वल है तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होने से ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर रूट h1 अपॉन h2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक तरफ ये करूँ d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ इस तरफ एक तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ हो जाएगा ये हो जाएगा इट इज h2 अपॉन h1। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ से अगर मैं निकालूं h1 अपॉन h2 मैं निकालना चाहूँ तो ये निकल जाएगा क्या, d2 अपॉन d1 का, ये 1/2 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पावर 4। ठीक है, पावर 4 हो जाएगा, तो h1 अपॉन h2 यहाँ से आ जाएगा, d2 की वैल्यू दिया है 2, ये क्वेश्चन में देखिए 2 और 1 दिया है इसका का पावर 4, 2 का पावर 4 16, तो 16:1 h1 h2 क्या है 16:1, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फ्रॉड नंबर इज एन ओपन चैनल, ये सब क्वेश्चन अभी कहाँ से आ रहा है, ये सब क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं गाइस, ये सब हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे ना तब ये सब क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है आपका, या टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे तब, अभी बस याद कर लो, आंसर देखना है तो आप देख सकते हो। व्हाट इज द रोटामीटर यूज टू मेजर, रोटामीटर यूज फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैसेस इन अ क्लोज्ड ट्यूब में। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 3000 mm कैन बी मेजर्ड बाई, 3000 mm का है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप ऑफ डाया 3000 mm का है, फ्लो मेजर करना है, फ्लो ऑफ वाटर मेजर करना है, कैन बी मेजर्ड बाई वेंचुरीमीटर, रोटामीटर, ऑरिफिस प्लेट या पिटॉट ट्यूब, किससे मेजर करोगे आप। यस, इट इज मेजर बाई 3000 mm है ना, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, और उसको फिर ऑरिफिस मीटर से हम मेजर करेंगे, पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करेगा फ्लो ऑरिफिस मीटर से। ठीक है, ये ऑप्शन गलत टिक लगा हुआ है, ऑरिफिस मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD ऑफ ऑरिफिस वेरीज अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो याद जरूर रखना है इसको। ठीक है, फॉर फ्रिक्शनलेस फ्लूइड द कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट CC ऑफ ब्रॉड माउथ पीस इज 0.5 के आसपास होता है, आपको याद रखना है ये चीज। द डिस्चार्ज ऑफ ब्रॉड क्रेस्ट वायर वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ जा रहे हैं, ये टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, मिस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन। ठीक है, the value of coefficient of velocity for a sharp edge orifice is order of 0.62, वेंचुरी मीटर से कम होता है, वेंचुरी का कितना होता है 0.97 से लेके 99 तक, तो उससे कम वाला जो है, इससे कम वाला चारों में क्या दिख रहा है 62, यही दिख रहा है, तो आप इसको टिक कर देना। द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस इज, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, रेशियो कौन सा ऑप्शन, डी ओनली, यस, CC/CV, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे मैं आपको करके बताता हूँ, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज ऑरिफिस के लिए की वैल्यू आती है CD, और CD इज इक्वल टू क्या होता है, CC/CV। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट, ये टर्बुलेंट फ्लो का क्वेश्चन है, अपन वही डिस्कस करेंगे। Time of flow from one tank in which water level is H1 to the another tank level H2 will be proportional to root of H1 minus H2। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं करके। क्या क्वेश्चन कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लो, टाइम पूछ रहा है फ्रॉम वन टैंक इन विच वाटर लेवल इज H1 टू अनदर टैंक हैविंग लेवल H2। दो टैंक है आपके पास, एक टैंक का वाटर लेवल हमारा H1 है और दूसरा टैंक का वाटर लेवल मान लीजिए H2 है, अनदर टैंक हैविंग लेवल H2, और इसको ट्रांसफर करना है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम जो है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पूछ रहा है।
तो H1 की बात करें तो हेड H1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, H1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ADH। H2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, H2 की वैल्यू आ जाएगा आपका dt टाइम पे, इसमें सिस्टम ट्रांसफर कर रहे dt टाइम पे, H2 की वैल्यू आ जाएगी A2GH √2GH dt, ठीक है। तो कन्वर्जेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कर देंगे तो ADH इज इक्वल टू एरिया है, ADH इज इक्वल टू A2GH dt स्मॉल टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से dt को एक तरफ करते हैं और ADH अपॉन A√2GH हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टाइम कितना, टाइम 0 से t, और यहाँ पे h की जो है H1 से H2, ठीक है। तो यहाँ से आपका t जो निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन स्मॉल a√2g, और इधर आ जाएगा H1 माइनस H2। तो क्या दिख रहा है, जो टाइम है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रूट ऑफ H1 माइनस रूट ऑफ H2 पे, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉड माउथ पीस, ब्रॉड माउथ पीस इज अ कन्वर्जन ट्यूब हैविंग लेंथ इज 2-3 मीटर डायमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखना, ब्रॉड माउथ पीस जो होता है कन्वर्जन ट्यूब होता है और उसकी जो लेंथ होती है 2/3 ऑफ डायमीटर, ठीक है। when can a piezometer not be used for pressure measurement in pipe, the fluid when the fluid in the pipe is gas, ठीक है। लिक्विड केस में हम पीजोमीटर का यूज करते हैं जनरली। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट करना है। पिटॉट मैनोमीटर, पिटॉट मैनोमीटर किस लिए यूज करते हैं, पिटॉट मेजर मैनोमीटर हम फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर पे मेजर करने के लिए करते हैं। माइक्रो मैनोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, माइक्रो मैनोमीटर हम डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पाइप बेंड मीटर हम किस लिए यूज करते हैं, पाइप बेंड मीटर हम दैट इज रेट ऑफ फ्लो के लिए, और वाल प्रेशर टैप यूज करते हैं फ्लो स्टैटिक के लिए। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, तभी हम डिस्कस करेंगे, वैसे L²T-1 होता है। द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर कंपैरिजन कन्वर्जन इज मोर। द डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप कैन बी मेजर्ड विथ ऑल द ऑप्शन वेंचुरी ओरिफिस नोजल सबके साथ। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज कंपैरिजन टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज लेस, ठीक है। CD की वैल्यू हमेशा CV से कम होगा क्योंकि CV के साथ CC भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो ऑलरेडी CV की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। Orifice is an opening. Orifice is an opening with closed perimeter and a regular form through which water flow, ठीक है। The energy loss in flow through nozzle, nozzle अभी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। The discharge through an orifice filled in a tank can be increased by fitting a short length of pipe to outside, ठीक है। Discharge through an orifice fitted in a tank can be increased by, किस तरीके से डिस्चार्ज को इंक्रीज कर सकते हैं, by fitting a short length of pipe to outside of the tank, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रिक्शन एट द ओरिफिस सरफेस पे क्या फ्रिक्शन उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सीवी दैट इज एरिया, वो अपॉन एरिया, ठीक है। द फ्लो इन वेंचुरी फ्लूम्स टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द लेंथ ऑफ माउथ पीस एज कंपेयर टू डायमीटर इज 2-3 टाइम्स ऑफ, ये हो गया। द एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या आती है, एक्चुअल वेलोसिटी क्या आएगी, उसमें हम सीवी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाता है। जनरली वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो वेलोसिटी होती है ओरिफिस की वो √2gh होती है, बट एक्चुअल की बात करते हैं तो सीवी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीवी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। फायर होस नोजल इज जनरली मेड अप ऑफ कन्वर्जेंट शेप का होता है। नोजल टॉपिक जब पढ़ेंगे नोजल एंड वायर्स, उसमें तब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नन ऑफ दिस, ठीक है। जनरली इसकी एवरेज वैल्यू 0.86 के आसपास होता है, ठीक है। 0.94 के आसपास होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ऑप्शन टिक लगा हुआ है। इफ द एक्सटर्नल माउथ पीस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज ऑफ डिस्चार्ज इफ द पाइप फ्लोइंग फुल विल बी 0.86 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। Now, which of the following instrument can be used for measuring speed of submarine moving in deep sea? कौन सा डिवाइस यूज करते हैं भाई इसको मेजर करने के लिए, तो वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, इसलिए नॉन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है गाइस। बस इतना ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करते रहना।
थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस पे है नहीं, तो ट्राई करना, ईज़िली बन जाएँगे, ठीक है? आप देख सकती हैं कुछ इसमें और भी क्वेश्चन्स हैं। आसानी से कर लोगे आप, जानते हैं। बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट बॉडी में गाइज़ एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।